नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज के इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। राजनीति से लेकर कूटनीति तक और खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक, हर वो खबर जिस खबर की फाइनल रिपोर्ट आपके लिए जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं फाइनल रिपोर्ट और बताते हैं आपको दिन भर देश में किस खबर पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने स्थानीय लोगों से लेकर पुलिस तक सबको हैरान कर दिया। अंतिम संस्कार के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर भीड़ सन्न रह गई और लोग भाग खड़े हुए। ऐसा क्या हुआ था, देखिए फाइनल रिपोर्ट। गंगा घाट पर अंतिम संस्कार, लकड़ियां जलने को तैयार, लेकिन जब कपड़ा हटाया गया तो सामने आया सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच। ब्रज घाट पर चिता पर लाश नहीं थी, बल्कि एक पुतला उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट से। ऐसी घटना सामने आई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 4 लोग दिल्ली से कार में पहुंचे, दुकान से अंतिम संस्कार का पूरा सामान खरीदा, लकड़ियां मंगवाई, चिता सजाई, सब कुछ बिल्कुल वैसा जैसे किसी शव के अंतिम संस्कार में होता है। लेकिन जब कार से शव को उतारा गया, लोगों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि शव इतना हल्का था कि एक आदमी उसे हाथ में उठाकर चिता तक ले जाए। शक हुआ तो इकट्ठा हुए लोगों ने शव पर से कपड़ा हटाया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां किसी इंसान का शव नहीं था, बल्कि एक पुतला लेटा था। लोगों ने शोर मचा दिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो मौके से 2 लोग भाग निकले, लेकिन 2 लोग पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये कोई साधारण हरकत नहीं, बल्कि 50 लाख के इंश्योरेंस फ्रॉड की कोशिश थी। मास्टरमाइंड दिल्ली के पालम का रहने वाला कमल सोमानी, जिस पर 23 लाख का पुश्तैनी लोन था, जो बढ़कर 50 लाख रुपए पहुंच गया था। कर्ज में डूबे कमल ने पूरी प्लानिंग के बाद इसे अंजाम देने की फिराक में गढ़मुक्तेश्वर पहुंचा। कमल ने अपनी दुकान पर काम करने वाले एक युवक अंशुल के नाम पर 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा दिया और ये बात अंशुल को ही नहीं बताई। योजना थी कि अंशुल के फर्जी मौत का रिकॉर्ड बनाकर इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे। ये ब्रजघाट शमशान घाट है। यहाँ पे HR नंबर की गाड़ी है I-20। कुछ लोग आए थे, इसमें 4 आदमी थे, जो 2 पुलिस वाले ले गए, 2 जने फरार हो गए यहाँ से। एक पुतला निकाला उन्होंने यहाँ अंतिम संस्कार के लिए, और 2 नंबर में सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे वो। यहाँ पे पुतले का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे वो लोग। मौके पे मौजूद काफ़ी लोग इकट्ठा हुआ है, उन्हों को पकड़ा और पकड़ के पुलिस को भी सूचना दी है। 2 जनों को ले गया, 2 जने फरार है। पुलिस की जांच में पता चला कि कमल ने अपने दोस्त को भी सच्चाई नहीं बताई और कहा कि एक रिश्तेदारी में मौत हुई, मदद करनी है। थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रिज घाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें FIR पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गंगा किनारे जहां हर दिन आस्था, संस्कार और भावनाओं की अग्नि जलती है, वहीं एक आदमी ने लालच की आग में मानवता को झकझोर देने की कोशिश की। 50 लाख की हवस ने कमल सोमानी को उस हद तक धकेल दिया जहां उसने एक जिंदा इंसान के नाम को फर्जी मौत में बदलने की साजिश रची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में ब्रह्म कुमारीज के समागम में राजयोग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। राष्ट्रपति 20 साल से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं। फाइनल रिपोर्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में ब्रह्म कुमारीज के समागम में राजयोग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति 20 साल से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में आगे बढ़ने का नहीं, अपने भीतर झांकने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य शिक्षा भी इसी दिशा में एक कदम है। G20 समिट में भारत में 2023 में आयोजित की गई थी, उसकी थीम थी वन वर्ल्ड, वन अर्थ और वन फैमिली। G20 समिट को भारत ने 2023 में आयोजित किया था। उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सभी पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि मन की गंदी प्रवृत्तियां आतंकवाद बनाती हैं। अगर मन संतुष्ट नहीं रहेगा तो ये विचलित रहेगा, भ्रमित रहेगा और इसी का उदाहरण आतंकवाद है। व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है और सद्गुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन की बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी जो व्यक्ति कर लेगा वह न केवल आत्मिक संतुष्टि का लाभ प्राप्त कर सकता है बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग भी वही प्रशस्त कर सकता है। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। 1000 वीआईपी मेहमान कार्यक्रम में शामिल हुए। इनमें से 400 से ज्यादा बड़े बिजनेसमैन, 100 से ज्यादा डॉक्टर, 300 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी थे। देश भर से 5000 ब्रह्मकुमारी सदस्य भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कनाडा के सरे शहर में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग करने वाला गुनाहगार अब पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने बंधुमान सिंह को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। कौन है ये व्यक्ति और इसको लेकर क्या खुलासे हुए हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं। कनाडा के सर्रे शहर में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई फायरिंग की गूंज सीधे भारत तक पहुंची। पुलिस हरकत में आई और लंबी छानबीन के बाद मुख्य साजिशकर्ता की पहचान करने में सफल हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले के बंधुमान सिंह सेखों के पंजाब के लुधियाना से उसे गिरफ्तार किया गया। सूत्रों की माने तो गिरफ्तारी 24-25 नवंबर की रात हुई और क्राइम ब्रांच ने पहले लुधियाना में उसकी लोकेशन ट्रेस की, फिर छापेमारी कर उसे दबोच लिया। ऑपरेशन तब तेज हुआ जब दिल्ली में 2 सप्लायर मनदीप सिंह और दलविंदर कुमार गिरफ्तार हुए। उनके पास से मिली विदेशी पिस्टल की एक खेप के बाद पुलिस सीधे सेखों तक पहुंची और यही इनपुट पुलिस को इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हथियार नेटवर्क तक भी ले गया। इसने उसमें इन्वॉल्वमेंट या जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इसने प्रोवाइड किया है, जो बात इसने कबूल की है, ये वारदात एक फॉरेन लैंड पर हुई है, कैनेडियन सोइल पर हुई है। ये अभी इंडिया में इसका किसी तरीके से कोई इसका लिंक तो है नहीं यहाँ तो, लेकिन इसने यहाँ आने पर जो वेपन प्रिक्योर किया हम उसकी तफ्तीश कर रहे थे और क्यों किस वजह से इसने वेपन प्रिक्योर किया, क्या इसके मोटिव थे, उसको इंटरोगेट कर रहे हैं इसको। क्राइम ब्रांच ने तकनीकी सर्विलांस और ग्राउंड इनपुट्स के आधार पर सेखों को ट्रैक किया। गिरफ्तारी के बाद उसकी कार से चीनी कंपनी की PX3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 8 लाइव कारतूस भी बरामद किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि कनाडा फायरिंग का पूरा प्लान और लॉजिस्टिक्स सेखों ही संभाल रहा था। कपिल शर्मा के कैफे पर 3 बार फायरिंग हो चुकी है, 10 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कैफे को भारी नुकसान जरूर हुआ और लोगों में दहशत जरूर फैल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि सेखो 2023 में वर्क वीजा पर कनाडा गया था। वहीं उसकी मुलाकात गोल्डी ढिल्लो गैंग से हुई। इससे पहले वो हेरी चट्टा गैंग से भी जुड़ा रहा और कनाडा में हथियार साजिश और गैंग ऑपरेशंस जैसे मामलों में आरोपित भी रहा है। जैसे ही कनाडा पुलिस ने गैंग पर शिकंजा कसा, कई ऑपरेटिव गिरफ्तार हुए तो सेखो 23 अगस्त 2025 को भारत भागने पर मजबूर हो गया।
ये 2019 में पहली बार कनाडा गया था। ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर गया था वहाँ पर, और वहाँ इसने 2-3 मल्टीपल लोकेशंस पर काम किया इसने। उसके बाद ये इन ये एक्सट्रीमिस्ट के संपर्क में आया, वहाँ पर किसी केस में जेल गया, वहाँ जेल में ही उन लोगों के संपर्क में आया और फिर उनके साथ ही काम करने लगा है। इंस्टेंट केस में इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है। जो फायरिंग करने वाले जो इंसान थे उनको गाड़ी प्रोवाइड की है, और गाड़ी वारदात के बाद जो गाड़ी पार्किंग होनी थी वहाँ पर इसको पार्क करने में मदद की है। अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच उससे लगातार पूछताछ कर रही है कि फायरिंग में कौन कौन शामिल है, भारत और कनाडा में किस तरह का गैंग नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है और कौन कौन से बड़े ऑपरेशंस की तैयारी थी। कपिल शर्मा के कनाडा के कैप्स कैफे पर हुई 3 बार फायरिंग मामले के मास्टरमाइंड बंधु सिंह सेखों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बंधु सिंह सेखों से ये जानने में जुटी है कि भारत में उसके लिंक में और कौन कौन से गैंगस्टर्स और शूटर थे। इसके साथ ही वो ये जानने में भी जुटी है कि आने वाले समय में बंधु सिंह सेखों और कौन से बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनकी यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। जहां भारत अमेरिकी टैरिफ झेल रहा है, अमेरिकी टैरिफ पर भारत ने रूस के साथ दोस्ती बरकरार रखी है, और इसी बीच पुतिन की यात्रा कई मायनों में अहम बताई जा रही है। इस दौरे के दरमियान कई अहम डील बन सकती है, जिसमें सुरक्षा डील, व्यापार डील जैसे अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। समिट के दौरान पुतिन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी। रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारत 50% टैरिफ झेल रहा है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। भारत की रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी प्रभावी रहे थे। ऐसे 5 सिस्टम्स की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी हुई है। S-400 ट्रायम्फ रूस का एडवांस मिसाइल सिस्टम है, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। यह सिस्टम फाइटर जेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, ड्रोन और स्टेल्थ विमानों तक को मार गिरा सकता है। यह हवा में कई तरह के खतरों से बचाव के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। एनर्जी बेस विजिट के दौरान एक बड़ा मुद्दा रहेगा। रूस भारत को सस्ता क्रूड ऑयल बेच रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के कारण पेमेंट में मुश्किलें आती रहती हैं। पुतिन की इस यात्रा में दोनों देश एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे व्यापार बिना रुकावट चलता रहे। इसमें रुपया रूबल ट्रेड, डिजिटल भुगतान या किसी तीसरे देश के बैंक का इस्तेमाल जैसे सिस्टम शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही रूस भारत को आर्कटिक रीजन की एनर्जी परियोजनाओं में निवेश का मौका भी दे सकता है, जहाँ रूस दुनिया के बड़े तेल गैस भंडार डेवलप कर रहा है। भारत और रूस स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, साइंस, टेक्निक, व्यापार और पोर्ट्स के विकास पर भी बातचीत करने वाले हैं। भारत रूस की मदद से कुडनकुलम तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा है। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर भी बात हो सकती है।
पुतिन की भारत यात्रा कई मायनों में अहम है। दोनों देश एक स्किल डेवलपमेंट समझौते पर भी बात कर सकते हैं। रूस में युद्ध के बाद कई क्षेत्रों में वर्कर्स की कमी हो गई है। रूस चाहता है कि भारत से तकनीकी एक्सपर्ट, मेडिकल स्टाफ, इंजीनियर और दूसरे ट्रेंड वर्कर्स वहां काम करने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में विश्व की सबसे ऊंची श्रीराम प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 77 फुट ऊंची है, जो कि श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में लगी है। भगवान श्री राम की इस प्रतिमा का स्वरूप अयोध्या की मूर्ति से काफी मिलता जुलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की। यहाँ सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। पीएम ने कहा कि भगवत गीता हमें सिखाती है कि शांति और सच्चाई को वापस लाने के लिए अत्याचारी का अंत करना जरूरी है। यही नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का सार है। पहले की सरकारें आतंकी हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन ये नया भारत है। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि यहां आने से 3 दिन पहले मैं अयोध्या में था। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई। राम मंदिर आंदोलन में उडुपी की भूमिका कितनी बड़ी है, सारा देश इसे जानता है। उन्होंने कहा कि आज हमारी सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियां भगवान श्री कृष्ण के इन श्लोकों से प्रेरित हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की मदद करने का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा से आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का आधार बनता है। पीएम ने कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को गीता के संदेश के बारे में जानकारी दी। पीएम ने कहा कि हमारे समाज में मंत्रों का और गीता के श्लोक का शताब्दियों से उल्लेख रहा है, पर जब 1 लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों से ऐसा उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, तो ये अलौकिक और अद्वितीय हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नौकरी का सपना, विदेश जाने की उम्मीद और एक झटके में सब कुछ खत्म। दिल्ली के निर्माण विहार में एक फर्जी ट्रैवल एजेंसी ने 25 युवाओं से करीब 40 लाख रुपए ठग लिए। रूस की नौकरी दिखाकर, ऑफर लेटर थमाकर, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचकर पता चला कि सब कुछ महज एक छलावा था। कैसे टूट गया 25 परिवारों का सपना, विदेश भेजने के नाम पर 40 लाख का फ्रॉड। ये वो दौर है जब नौकरी की तलाश में लोग घर बार गिरवी रख देते हैं और इस उम्मीद का फायदा उठाया एक ट्रैवल एजेंसी ने। एसएस ओवरसीज ट्रेवल्स नाम की एक एजेंसी ने सोशल मीडिया पर लुभावने ऐड दिए और नौकरी की तलाश में हजारों बेरोजगार युवाओं को अपने जाल में फंसा लिया। किसी ने अपने पुरखों की जमीन बेची, तो किसी ने पत्नी के गहने, तो किसी ने पैसे उधार लिए। सभी की एक उम्मीद, अच्छी नौकरी और बेहतर जिंदगी के सपने। 22 को हम लोग के पास टिकट आया, 22 को टिकट आया, हम लोग चेक किए। चेक करने के बाद हम लोग को वो क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद हमने बात किया, वो बोले कि नहीं, कुछ पैसा वहाँ बाकी है एजेंसी में जहाँ से हमने टिकट लिया है, वहाँ पैसा देने के बाद आप लोग का टिकट ओके हो जाएगा। उसके बाद 23 को हम लोग कॉल किए उनके पास, सुबह 10 बजे उन्होंने कॉल रिसीव किया, बोले कि अभी हम थोड़ा सोए हुए हैं। 11 बजे जितना भी उनका नंबर था टोटल बंद हो गया। हमने सोचा कि पासपोर्ट उनके पास है, टिकट उनके पास है और हम लोग को बोल रहे हैं कि 24 को फ्लाइट है और कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। फिर हमने 24 को एंड मॉर्निंग उनके ऑफिस पे पहुंचा। वहां पता चला कि ऑफिस क्लोज है, वहां कोई नहीं है। 1.5 लाख का डिमांड किया गया था, जिसमें 1,20,000 रुपया हम लोग दे चुके थे। 70,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर था और 50,000 रुपया कैश था हम लोगों का। और हम लोगों का 24 तारीख को फ्लाइट था यहाँ दिल्ली से इजिप्ट और इजिप्ट रसिया। तो हम लोग जब टिकट मिला, टिकट का जब हम लोग चेकिंग किया तो चेकिंग में पता लगा कि ये टिकट सही दिखा नहीं रहा है। फिर सुबह जब कॉल किया गया तो बोला कि ठीक है, मैं आपका टिकट और पासपोर्ट
और वीजा जो लगा हुआ है वो लेकर के मैं दोपहर 1-1:30 बजे तक आता हूँ। 11 बजे जब कॉल किया गया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ, दूसरा नंबर था वो भी स्विच ऑफ, और उसका जो पर्सनल नंबर था वो भी स्विच ऑफ। सर जी 185 कहाँ से आए हो? जौनपुर से। जौनपुर से आकर के 1,85,000 आपने दे दिया, उसको जानते थे पहले से? सर जी नहीं, हम लोग गूगल के माध्यम से उनको पकड़ा था, उसी दौरान हम गए थे और उन्होंने हमें कार्ड दिया है, जो उनका एक कार्ड है, इसी के आधार पर हमने उनके साथ करा था। मेरे को रस्सिया जाना था। कितना पैसा दिया आपने? 70,000। 70,000 आपने दिया। अभी कितना देना था? अभी मेरे को मिनिमम 1,20,000 मांगा था, जिसमें से मैंने 50% पे कर दिया था। और फोटो दिखाई है, ये जो पैसा जो ले रहा था ना, यही वो शख्स है जो सबको। क्या नाम है इनका पूरा? इसका असर आसिफ अली। ये ऑफिस में काम करती है। बाकी सब लोग ऑफिस के तो गायब हैं और पासपोर्ट भी गायब है। ये दरअसल 25 नवंबर को हमें एक सूचना मिली थी कि लक्ष्मी नगर एरिया में एक फेक वीज़ा एजेंसी चल रही है, जिसमें लोगों को विदेश भेजने के नाम पे उनसे जालसाजी की जा रही है। तो हमने इंक्वायरी करी, इसमें टोटल हमारे पास 20 से ऊपर पीड़ित हमारे सामने आए हैं, और क्योंकि ये मामला 20 से ऊपर पीड़ित का हो गया तो एज़ पर स्टैंडिंग ऑर्डर हम इसको इंटरनल EOW हमारी एक यूनिट होती है स्पेशल इस इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए, वहाँ इसको रेफर कर दिया है। अब जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है वो EOW ली गई। 24 नवंबर को 25 पीड़ितों ने शिकायत की। छापा मारकर 19 पासपोर्ट बरामद किए हैं। कुछ पासपोर्ट अभी भी हमारे पास हैं। 20 से अधिक पीड़ित होने के बाद मामला EOW भेज दिया गया है। 40 लाख रुपए, 25 सपने और अनगिनत आंसू, इन परिवारों की जिंदगी फिलहाल ठहर गई है। दिल्ली से कैमरामैन रविंदर के साथ पंकज राय, इंडिया डे। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर छिड़ी जंग अब दिल्ली पहुंच गई है। टीएमसी के 10 से ज्यादा नेता चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचे और ज्ञापन भी सौंपा। टीएमसी के दल ने 5 बड़े सवाल चुनाव आयोग से पूछे हैं। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में SIR की राजनीति उबाल मार रही है। कोलकाता से दिल्ली तक टीएमसी नेताओं ने SIR का विरोध तेज कर दिया है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बैठक के बाद टीएमसी के दल को बंगाल में SIR मंजूर नहीं है। बैठक में टीएमसी ने 5 बड़े सवाल उठाए हैं। बिहार में कितने गैर नागरिक मिले? अगर बंगाल में घुसपैठ है तो बाकी सीमावर्ती राज्यों में SIR क्यों नहीं? आयोग की तय समय सीमा से BLO पर भारी दबाव क्यों है? टीएमसी का आरोप है कि बैठक में उन्हें इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। ज्ञापन सौंपकर टीएमसी नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग समय सीमा तय करके मनमानी कर रहा है, जिससे आयोग का काम करने का तरीका निष्पक्ष नहीं दिखता है। But the main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. We were met with complete surprise on the part of the election commissioner, who actually said that these were mere allegations, and it seemed as though the election commission had no idea that these people had died in Bengal, which is to our great surprise that the DO office in West Bengal. विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में SIR चल रहा है। इस अभियान को टीएमसी बीजेपी का छिपा एजेंडा बता रही है। पार्टी का दावा है कि SIR के नाम पर टीएमसी समर्थकों के नाम काटने की तैयारी हो रही है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्हें SIR से आपत्ति नहीं है, आपत्ति केवल उनके तरीके से है। We first handed over to him a list of almost 40 dead because of the SIR process, giving all the details. My colleague Ms. Shatabdi Roy handed over that list to him, and we started the meeting by telling him that Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. टीएमसी के अलावा SIR पर कांग्रेस पार्टी भी लगातार इलेक्शन कमीशन और एनडीए सरकार पर हमला करती रही है। पार्टी का आरोप है कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, इसका डेटा नहीं दिया जा रहा। BLO जो कह रहा है कि ऐप क्रैश कर रहा है या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, आप गांव देहात में जाकर देखिए, वहां पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी लोग नहीं है। उसके बाद अगर आप देखिए जो सुई टपक सन्नाटा है, महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस है, इलेक्टोरल रोल में क्या सामने आ रहा है? एक जगह 2 कोचिंग संस्थान में 600 लोगों के नाम रजिस्टर्ड है, वहां परिंदा नहीं पर मारता है, कोई नहीं रहता वहां। फिर एक ही वार्ड में 3500 लोगों का फर्जी पता है। फिर मुंबई में 11 लाख डुप्लीकेट वोटर है। ये सब जो बातें हो रही हैं, इस पर सुई टपक सन्नाटा क्यों है? बिहार के बाद अब बंगाल SIR विवाद का सबसे बड़ा मैदान बन गया है।
राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है और चुनाव आयोग एक बार फिर विवादों के केंद्र में खड़ा है। दिल्ली में टीएमसी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। आयोग जवाब देगा या राजनीति और भड़केगी? आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ हो जाएगी। बिहार के चुनावी परिणाम आने के बाद से बंगाल में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के टीएमसी खासी चिंतित दिखाई दे रही है। वो लगातार चुनाव आयोग पर पक्षपात के और इस प्रक्रिया को सही तरीके से न कराने के आरोप लगा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान हजारों लोग बंगाल से बॉर्डर पार करते भी देखे जा सकते हैं। दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।